नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सीखने योग एकेडमी में। आज हम शुरू करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, एक नज़र देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले जानो कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, ये समझने का प्रयास करो। देखो, जो गिनती की गई संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक होता है। ठीक है, वही बोल रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। देखो, पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या, ठीक, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। तो यही कहा गया है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। देखो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या देखो तो यहाँ पे 1 है कि नहीं, तो सबसे छोटी और इधर कम है, नहीं है। यही गया। आप दूसरा देखो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या देखो तो पूर्ण संख्या यहाँ है, यानी 0 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 से और कुछ कम है, नहीं ना, तो यानी कि यही होता है। समझ गया। ये कहेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है, तो 1 होता है, और तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है, तो 0 होता है। समझ गया। अब कह रहा है 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या कहलाती है। देखिए, पिछला बताए थे हम कि 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, अभी पीछे बताए थे। जो 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, देखो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। वही कह रहा है कि 0 को छोड़कर, 0 को हम छोड़ देते हैं, 0 क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 0 को छोड़कर एक प्राकृत संख्या कहलाती है। देखो, तो 0 को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या बनेगा कि ना। ये प्राकृत संख्या क्या होगा, प्राकृत संख्या। ठीक, अगला देखिए, किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बराबर क्या होता है, दी हुई संख्या -1। ये समझो, कहेगा कि 9 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो 9 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो दी गई संख्या, जैसे दी गई संख्या कितना है, 9 हमको है। ठीक है, तो 9 लिख देंगे और 1 हटा देंगे, कितना हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8। यानी कहने का मतलब है कि संख्या के माने पहले कोई संख्या, उसको एक पहले, जैसे 9 है, 9 के पहले कितना होता है, तो 8 होता है। 10 है, तो 10 के पहले कितना होता है, 9 होता है। फिर बोल दिया 799 की, कहेगा 799 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो 799 की एक कम कर दो, कितना कर दो, एक कम कर दो, तो कितना होगा, 798। यही हो गया प्रश्न संख्या। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी संख्या की परिवर्ती संख्या। इस समय देखा था, इसमें क्या था, इसमें क्या देखा था, पिछला देखा था, इसमें था पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती माने पहले। अब दिखा रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें लिखा हुआ पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती माने पहले। अब क्या दिख रहा है कि परवर्ती, परवर्ती माने बाद में। देखो, जैसे बोलागा 7 की परवर्ती संख्या, तो 7 की परवर्ती संख्या कितना होगा, तो जैसे 7 है तो यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो 7 लिख देंगे। अब क्या कर रहा है, 7 में 1 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो सब परवर्ती माने बाद में, परवर्ती माने क्या होता है, बाद में। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। कितना होगा, 8। यही बोलेगा 698 की परिवर्ती संख्या बताओ, तो 698 की परिवर्ती संख्या कितना होगा, देखो थोड़ा सा ऐसा दो। ठीक है, बोल रहा है कि 698 की परिवर्ती संख्या कितना होगा, तो 698 में 1 जोड़ दो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो 699, 600 क्या होगा, सॉरी 699 कितना होगा, 699। अगला देखते हैं, इसे याद कर लेना। ठीक है, जैसे बोला गया इसमें, जैसे देखो 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर। और 10 मीटर बराबर क्या होता है,
1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर बराबर क्या होता है? 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर। इसको याद कर लेना है, ठीक है। फिर दे दिया है मात्रा की इकाई। मात्रा की इकाई भी वैसे ही करना, याद कर लेना है कि 10 मिलीग्राम बराबर कितना होता है? 1 सेंटीग्राम, और 10 सेंटीग्राम बराबर क्या होता है? 1 डेसीग्राम, और 10 डेसीग्राम बराबर क्या होता है? 1 ग्राम, ठीक। और 10 ग्राम बराबर क्या होता है? 1 डेका ग्राम, और 10 डेकाग्राम बराबर होता है क्या? 1 हेक्टोग्राम, और 10 हेक्टोग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, ठीक। फिर वही है, इधरिता पर बताया गया। क्या बताया गया? इधरिता पर पढ़ लेते हैं, याद कर लेना। जैसे 10 मिली लीटर बराबर होता है क्या? 1 सेंटीलीटर, ठीक है। और 10 सेंटीलीटर बराबर होता है 1 डेसी लीटर, और 10 डेसी लीटर बराबर होता है 1 लीटर, और 10 लीटर बराबर क्या होता है? 1 डेका लीटर, और 10 डेका लीटर बराबर होता है 1 हेक्टो लीटर, और 10 हेक्टो लीटर बराबर होता है 1 किलो लीटर, ठीक है। अब समझते हैं बात। कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे देखो कोई संख्या है, जैसे 6 होगी, सॉरी, जैसे कोई संख्या कह रहा है कि दो पूर्ण संख्या, जैसे कोई भी पूर्ण संख्या, दो पूर्ण संख्या लेते हैं, ठीक है। जैसे दो दो पूर्ण संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया 6 हो गया, और हम मान लिए 4 ले लिए, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, दो पूर्ण संख्या होना चाहिए। कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। अब इनको जोड़ो, 6 और 4 कितना होता है? 10। तो क्या पूर्ण संख्या नहीं है? फिर बोल रहा है 5 और 6, 6 5 11, क्या पूर्ण संख्या नहीं है? 8 प्लस 0 क्या पूर्ण संख्या ये नहीं है? यानी कि यही बोल रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक क्या होगा? पूर्ण संख्या ही होता है। फिर अगला, शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। शून्य क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक। शून्य को क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि शून्य को किसी संख्या में, शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर, जैसे शून्य है और किसी संख्या में जोड़ रहे हैं, किस संख्या में जोड़ रहे हैं? शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे देखो 6 में शून्य से जोड़ रहे हैं, तो इसको 6 और 0 जोड़ेगा कितना होगा? 6 होगा कि 0 हो जाएगा? 6 ही होगा। फिर देखो 5 में शून्य जोड़ेंगे क्या होगा? 5 ही होगा। 99 में शून्य जोड़ेंगे क्या होगा? 99 ही होगा। यानी कोई परिवर्तन हो रहा है? यही बोल रहा है कि कोई भी प्रभाव नहीं होता है। अगला देखते हैं सहचर नियम। जैसे कोई 3 संख्या दे दिया A B C है, लिए सहचर नियम बोलेंगे तो योग पर है। क्या पर है? ये क्या पर है? योग के लिए है, ठीक है। इसको याद कर लेना है। चलो हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक जगह पर हम मान लेते हैं 2 हो गया, ठीक। बी की जगह पर क्या मान लेते हैं? जैसे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। बी है तो बी की जगह मान ली 3 ले लिया, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। सी की जगह मान ली आपको हिसाब से 4, कुछ भी मान सकता है। बराबर है तो बराबर लिखेंगे। ए कितना माने थे? तो ए माने थे 2, तो 2 लिख दिए। कोष्ट में है तो कोष्ट में कर देंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बी की जगह कितना माने थे? 3 लिखे थे तो 3 लिख देंगे, ठीक। कोष्ट में है तो कोष्ट कर देंगे। प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है। सी कितना माने थे? 4, तो 4 लिख देंगे। तो देखो जोड़ो इसको, 2, इन लोग पहले कोष्ट वाला काम करते हैं। तो 4 और 3 कितना होता है? 7, बराबर। फिर देखो 3 और 2 5 कितना होता है? 5 होगा। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और समझाओगे, ठीक। देखो 7 2 9, बराबर बराबर देंगे। 5 4 9। देखो तो प्रूफ हुआ कि नहीं? यानी कि क्या हो गया? प्रूफ हो गया, ठीक। ऐसे प्रूफ किया जाता है, ठीक है। अगला देखो, क्रम विनिमय नियम किन्हीं दो संख्याओं, क्रम विनिमय नियम किन्हीं दो संख्या, जैसे ए ले लिया बी ले लिया, योग पर क्रम विनिमय बता रहा हूँ। तो योग पर के लिए क्या होता है? योग पर के लिए याद कर लेना इसको, ए प्लस बी। अब यही चीज उलट जाता है तो बी प्लस ए होता है। ये क्या पर है? योग पर है। और यही बोल देगा गुणन पर, तो गुणन के लिए क्या होता है? तो ए
गुने बी बराबर बी गुने ए। ठीक, क्या हो गया गुना पर। ठीक है, चलो हम सीध कर बताते हैं। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल मान लिया हम, कितना एग्जाम्पल को लेते हैं, एग्जाम्पल किस लिखे। ठीक, एक एग्जाम्पल मान लिया 3 ले लिए। ठीक, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बी की जगह पर मान लो 2 ले लेते हैं, बराबर तो बराबर। बी की जगह पर कितना है, अब यही चीज़ उलट जाएगा, यही चीज़ क्या होगा, उलट जाएगा। तो पहले 2 था, तब बी की जगह पर कितना 2, और फिर प्लस में ए की जगह पर कितना 3। और देखो 3 और 2 5, और बराबर 3 और 2 5। देखो तो प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया। ठीक, यानी कि इस तरह से सिद्ध किया जाता है। ठीक है, अगला देखो, वितरण नियम। जैसे किन्हीं 3 संख्या ले लिया, क्या क्या 3 संख्या ले लिया, जैसे ए ले लिया है, बी ले लिया है, सी ले लिया। ठीक है, इन्हीं पर कह रहा है क्या, वितरण नियम। देखो वितरण नियम क्या होता है, नियम इसको ध्यान याद करना है। ठीक है, ये समझो। ए एक जगह पर मान ले, कितना मान ले, अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, इस समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे मान ली 3 मान ली। ठीक है, गुना है तो गुना लिखेंगे, फिर कोष्ट में है तो कोष्ट में। बी की जगह पर मान ली 2 मान लेते हैं, प्लस तो प्लस। सी की जगह पर कितना मान ली 4 मान लेते हैं। ठीक है, कोष्ट में है, बराबर है तो बराबर देंगे। ठीक, ए की कितना माने थे, 3 माने थे तो 3 लिख दिए। फिर गुना तो गुना, बी कितना माने थे, 2 माने थे तो 2 लिख देंगे। ठीक है, कोष्ट में है, कोष्ट में करें, प्लस है तो प्लस देंगे बीच में। और फिर एक कितना था माने थे, 3 माने थे तो 3 लिखेंगे। और सी कितना माने थे, 4 लिखेंगे, तो गुना में क्या लिखेंगे 4। ऐसे सिद्ध करो। ठीक, देखो 3 तो 3, अब पहले कोष वाला काम होता है, क्या काम होता है, कोष वाला के, तो गुना लिख देंगे। 4 और 2 6, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। 3 दूनी 6 लिख देंगे, प्लस प्लस। अभी देखो 4 तिया 12। ठीक है, थोड़ा सा और देखो घसकाते हैं। ठीक, देखो 6 और 3 6 तिया 18, क्या होगा 18, बराबर है। और देखो 6 और प्लस 12 कितना होगा 18। क्या देखो प्रूफ हुआ, प्रूफ हो गया। ठीक, यानी क्या कहा, इसमें हो गया प्रूफ। और किसी भी कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, प्रूफ कर सकते हैं। अगला देखते हैं, कह रहा है यदि किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से घटाया जाता है, यदि किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से घटाया जाए तो परिणाम शून्य मिलता है। जैसे कोई पूर्ण संख्या हम लेते हैं, जैसे मान लें 7 लिए। ठीक है, कह रहा है यदि किसी पूर्ण संख्या, कोई पूर्ण संख्या हम 7 लिए, को उसी जो हम 7 लिए हैं इसी से हम घटाते हैं, इसी से घटाया जाए तो परिणाम क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा, है कि नहीं। फिर देखो जैसे 9 है, फिर कह रहा है यदि कोई पूर्ण संख्या हम 9 लिए और इसी पूर्ण संख्या 9 से फिर हम घटा रहे हैं तो कितना मिलेगा, परिणाम क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, यदि शून्य को किसी पूर्ण संख्या में, यदि शून्य को किसी पूर्ण संख्या से में से, शून्य को किसी पूर्ण संख्या में से घटाया जाए, जैसे कोई संख्या, शून्य को कोई संख्या जैसे 9 है, 9 में से यदि शून्य को किसी पूर्ण संख्या, कोई पूर्ण संख्या कितना है 9 है, कुछ भी ले सकते हैं 9 है, में से सॉरी, यदि शून्य को किसी पूर्ण संख्या में से घटाया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे 9 में से शून्य जाए कितना होगा, 0 होगा। फिर जैसे देखो 8 है, 8 में से फिर बार बार देखो, हम बार बार कह रहे हैं यदि शून्य है, देखो शून्य है, शून्य को पूर्ण संख्या में से, कोई पूर्ण संख्या है, कोई पूर्ण संख्या में से घटाया जाए, घटा रहा जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 8 में से 0 गया कितना हो गया, 8 हो गया। फिर बता रहा है 99 में कोई संख्या पूर्ण संख्या, इसमें से शून्य भी घटा रहे हैं तो कोई परिवर्तन हो रहा है, 99 तो 99 होगा। ठीक, फिर अगला देखो, किन्हीं दो पूर्ण संख्या क्या है, ए है और क्या है, बी है, के लिए अंतर पर क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं होता है। जैसे देखो, जैसे कोई संख्या हम ले लिए, जैसे मान ले कि अंतर पर क्रम विनिमय के क्रम विनिमय को होता है ए है माइनस बी, ये गलती लिखा हुआ है, तो बराबर नहीं होगा बी माइनस ए के। ठीक है, क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा बी माइनस ए के। देखो सिद्ध करके बताते हैं।
जैसे ए की जगह पर हम मान लेते हैं 5 है, ठीक, माइनस है तो माइनस लिखे, बी की जगह पर मान लिए 3 लिखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। अब देखते हैं क्या बराबर होता है या बराबर नहीं होता है। अब फिर क्रम विनिमय का ज़्यादा उलट देता है, तो यही 3 चीज फिर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आता है। अब फिर इधर चल जाएगा कितना, फिर 5 आ जाएगा इधर, ठीक है। अब देखते हैं बराबर होता है कि नहीं है। 5 में से 3 गया 2 बराबर, 3 में से 5 गया -2, क्या बराबर है। ये देखो ये 2 प्लस में है, ये 2 क्या में है, माइनस में, तो ये बराबर है तो बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए कहा जाता है कि इन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के ए तथा बी के लिए अंतर पर क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं होता। सत्य है तो सत्य है, सत्य नहीं है, ठीक। एक गुणात्मक तत्समक अवयव है, एक जो है गुणात्मक तत्समक अवयव है क्योंकि किसी संख्या को एक से गुना करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कोई संख्या हम लेते हैं, ठीक है, कह रहा है कि एक गुणात्मक तत्समक अवयव है क्योंकि किसी संख्या को एक से गुना करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कोई संख्या हमने ले दिया, मान लें लिखें 10, कोई भी ले सकता है, 10 लिए, यही कह रहा कि किसी संख्या को एक से हम गुना कर रहे हैं, कितना से गुना कर रहे हैं, एक से गुना करने में कोई परिवर्तन हुआ, 10 के 10 हो गया, क्या हो गया, 10 के 10 हो गया। जैसे फिक्र 8 है, 8 में कोई संख्या है, अब एक संख्या गुणात्मक में है, एक से गुना करते हैं तो 8 में क्यों परिवर्तन होता है, तो 8 गुने 8। इसी प्रकार से 96 गुने 1 भी करते हैं तो कितना होगा, 96 ही होगा, कोई परिवर्तन हो रहा है, तो यही बताया गया है। फिर कोई कह रहा है कि शून्य को किसी पूर्ण संख्या से किसी पूर्ण संख्या से गुना करने पर परिणाम शून्य होता है। शून्य को कोई किसी पूर्ण संख्या से, शून्य को है, जैसे शून्य को किसी पूर्ण संख्या से गुना पर, शून्य को किसी पूर्ण संख्या से गुना, जैसे 9 से गुना करें, शून्य को किसी पूर्ण संख्या शून्य को किसी पूर्ण संख्या से शून्य को किसी पूर्ण संख्या से गुना करने पर परिणाम क्या होगा, शून्य होगा। जब शून्य है और 9 से गुना कर रहे हैं, 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, शून्य होगा। फिर यह शून्य है, 18 है तो 18 से गुना करेंगे तो कितना होगा, शून्य होगा। 99 है, 99 शून्य से गुना करेंगे क्या होगा, शून्य होगा, कोई परिवर्तन हो रहा है। यानी कि शून्य को किसी पूर्ण संख्या से गुना करने पर परिणाम क्या होता है, शून्य ही होता है, ठीक। अगला देखते हैं, किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर, किसी संख्या है, जैसे कोई संख्या है, कोई संख्या में शून्य से कितना से, शून्य से भाग देने पर, अर्थात यानी कि अर्थात आप देख रहे हैं जैसे ए है, ए में भाग दे रहे हैं शून्य से, तो कोई परिभाषित का क्या होगा, अपरिभाषित होता है, क्या होता है, अपरिभाषित, ठीक। जैसे समझो, जैसे है 6 में शून्य से भागा देंगे तो कितना इसका परिणाम होगा, अपरिभाषित, जिसको इनफिनाइट कहते हैं, ठीक है। इसका कोई अपरिभाषित क्या होगा, अपरिभाषित, उससे परिभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक है, अपरिभाषित, ठीक। फिर देखो 98 को शून्य से भाग देते हैं, कितना से भाग देते हैं तो क्या होगा, अपरिभाषित, क्या होगा, अपरिभाषित, ठीक। अगला देखें, भाज्य बराबर होता है क्या, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे 3 में मान ली 14 है, 14 से भाग देते हैं, ठीक है। तो देखो 3 चौको 12, 3 पचे 15 ज़्यादा था, 3 चौको 12, 3 चौको 12, यानी कि घटाते हैं इसको, 4 में से 2 गया तो 2, 1 में से गया कट गया, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि भाजक का भागफल और शेषफल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भागफल, क्या बोलते हैं, भागफल, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, भाजक, क्या बोलते हैं इसको, भाजक,
क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, अब इसी बोल रहा, थोड़ा समय लेते हैं, छोटा करते हैं पहले, यहाँ पर रख देते हैं। देखो हमको सिद्ध करना है, जांच करना है कि सही भागा है कि यह गलत है। ठीक है, जैसे देखो भाज्य, भाज्य हमको कितना है, 14 है। भाजक हमको कितना है, 14 है, तो 14 लिखेंगे। बराबर है तो बराबर दिए। भाजक हम कितना माने थे, भाजक कितना है, 3 है, तो 3 लिखें। फिर क्या कर रहा है, गुना कर रहा है तो गुना चिन्ह देंगे। भागफल कितना हमको आया, तो 4 आया। कितना आया, 4 आया। अब कोची कर रहा है, घेर दिया, मैंने क्वेश्चन में पहले बंद कर दो, क्वेश्चन बंद कर दिए। प्लस है तो प्लस यहाँ लिखेंगे। और शेषफल हमको कितना है, शेषफल कितना आया, 2 आया। अब देखो 14 आता है कि नहीं, ये देखना। तो बराबर, 4 है, या 3 चको 12, अब प्लस है तो प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 14 बराबर 12 2 कितना होता है, 14। देखो तो सिद्ध हो गया, हुआ कि नहीं। यानी कि भागफल मेरा क्या है, जो भाग बनाया है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया, यानी सही भाग है मेरा। ठीक।